हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे 2 अप्रैल 2021 के डेली करेंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही आपको बताए जाएंगे सभी प्रश्न से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके करेंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की गई है उड़ान योजना के अंतर्गत। चलिए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों साथ ही हवाई अड्डे के संचालकों से वित्तीय प्रोत्साहन से नए हवाई अड्डों से परिचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब देखिए, इस योजना को चलाने के लिए भारत में 5 हेलीपोर्ट, 2 वाटर एरोड्रम और 347 मार्गों के साथ 57 अंडर सर्वर हवाई अड्डों को ऑपरेशनल बनाया गया है। उड़ान योजना के तहत गोरखपुर लखनऊ, कुर्नूल बेंगलोर, कुर्नूल विशाखापट्टनम, कुर्नूल चेन्नई, आगरा बेंगलोर, आगरा भोपाल, प्रयागराज भुवनेश्वर और प्रयागराज भोपाल जैसे मार्गों पर 18 नई उड़ानों का संचालन किया गया है। चलिए अब आपको उड़ान स्कीम के बारे में बता दिया जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे उड़ान का फुल फॉर्म। U फॉर उड़े, D फॉर देश का, A फॉर आम और N फॉर नागरिक। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, इस योजना को लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 में। इसका एकमात्र उद्देश्य है समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि और हवाई परिवहन बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देना और साथ ही हवाई यात्रा को सस्ता और व्यापक बनाना। चलिए, जब उड़ान योजना की बात हो रही है तो आपको यह भी बता दें कि उड़ान योजना के तहत हरियाणा में हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन किया गया है 14 जनवरी 2021 में और इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। पहली फ्लाइट जो है वह चंडीगढ़ से लेकर के हिसार तक उड़ाई गई है। हिसार हवाई अड्डा जो है वह उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि वर्तमान में असम के 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है? तो देखिए, यह घोषणा किया गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप मैप में देख रहे होंगे, यह असम का मैप है। असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, बाकी तो वही सारी बातें हैं। यहाँ देखिए, यह 6ठी अनुसूची भारत के संविधान की आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त प्रशासनिक परिषदों के गठन की अनुमति देकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करती है। चलिए अब आपको बता दिया जाए कि 6ठी अनुसूची है क्या। तो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है। उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्यों जिसमें आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू किया गया है और कुल मिलाकर अब तक 10 स्वायत्त परिषदें जो हैं वह इन 4 राज्यों में मौजूद हैं। 6ठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 भाग 2 और 275 भाग 1 के तहत वर्णित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में
पहला और सबसे बड़ा शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? तो देखिए, सबसे बड़ा शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया है गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अशफाक उल्लाह खां के बारे में जान लें। तो यहाँ देखिए, इमेज में आप देख रहे होंगे, ये हैं अशफाक उल्लाह खां। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 में हुआ और मृत्यु 19 दिसंबर 1927 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इन्हें फांसी क्यों दी गई थी? तो देखिए, फांसी दी गई थी चौरी चौरा कांड की वजह से। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया था और उसी समय 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिस वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसी चौरी चौरा कांड में शामिल थे स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है और यह सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये। इससे पहले 2 चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन है? तो देखिए, पहला चिड़ियाघर आपका है लखनऊ में, नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर, और दूसरा है कानपुर में, कानपुर जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने हाल ही में पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाए। तो यहाँ देखिए, तो केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहनों की खरीद पर 25% तक की रियायत दी है, यानी छूट दी है। और यह रियायत जो है वह व्यक्तिगत वाहनों पर दी जाएगी और साथ ही वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर 15% की छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर यह रियायत जो है वह 8 साल तक उपलब्ध होगा, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर 15 साल तक छूट दी जाएगी। सरकार ने 30 दिनों की अवधि में मसौदा नियमों पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस वर्ष 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा। कब से यह नियम लागू होगा? तो 1 अक्टूबर से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए, नई वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या थी? तो यह स्क्रैपिंग नीति जो थी वह वाहनों के उत्सर्जन को कम करके ऑटोमोबाइल क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी। इस नीति के अंतर्गत अयोग्य, पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को उपयोग से बाहर करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। इस नीति में निजी वाहनों को 20 साल बाद स्वचालित केंद्रों पर फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। दूसरी ओर वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। यदि वाहन 3 बार फिटनेस टेस्ट पास करने में विफल रहे तो मालिक इसे सड़क पर नहीं चला पाएंगे। अब नीति का महत्व क्या है? यह नीति जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है, ईंधन कुशल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। यह वाहनों के प्रदूषण और तेल आयात बिल को भी कम करेगी। सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा और इसके तहत पुनर्नवीनीकरण सामग्री जैसे स्टील, प्लास्टिक और तांबे का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार समग्र वाहन लागत कम हो जाएगी। एक बार जब पुराने वाहनों को हटा दिया जाता है तो नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जो देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देगा और यह वाहनों की ईंधन क्षमता को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। इनका जन्म 1 जून 1956 में हुआ। इन्होंने 40 से अधिक बुक लिखे हैं, बट सबसे अच्छी बुक मानी जाती है ऑटोबायोग्राफी
अक्रमासी, जो इनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है, उनको पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लिम्बाले की पुस्तक सनातन को 2018 में प्रकाशित किया गया था। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित की गई। यह देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले दिया गया था 1991 में। किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। इसलिए आपको सरस्वती सम्मान के बारे में भी बता दें तो सरस्वती सम्मान जो है वह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जो है वह प्रतिवर्ष किसी भी आधिकारिक भारतीय भाषा में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका के साथ 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा गठित अन्य लोकप्रिय साहित्यिक पुरस्कार में व्यास सम्मान है, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार हिंदी और राजस्थान के राजस्थानी लेखकों के लिए ही है, और व्यास सम्मान हिंदी के लिए दिया जाता है। लेकिन सरस्वती सम्मान सभी भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार जो है वह वासुदेव मोही को दिया गया था। सरस्वती सम्मान पिछले वर्ष किसे दिया गया था? वासुदेव मोही को दिया गया था। 1991 में यह पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, उनके द्वारा लिखित 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नीति आयोग पहले योजना आयोग ही था, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, नीति आयोग ने हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, सीईओ श्री अमिताभ कांत और अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल ने जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। चलिए अब आपको नीति आयोग के बारे में भी बता दिया जाए तो यहाँ देखिए, यह भारत में एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। इस निकाय की स्थापना सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए नीति आयोग के सदस्य कौन कौन से हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में तो जान ही गए कि यह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद इसमें एक गवर्निंग काउंसिल भी होता है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। और अपवाद में देखिए तो दिल्ली और पुदुचेरी जो है वह इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बकलोह में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिया जाए तो यहाँ देखिए, अमेरिका और भारत के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में आयोजित किया गया है। अब देखिए, यह ब्रज प्रहार अभ्यास का 11वां संस्करण है। ऐसे ही अभ्यास जो हैं वह बारी बारी से अमेरिका और भारत के बीच आयोजित किए जाते हैं।
इस अभ्यास में दोनों देशों के बलों ने संयुक्त मिशन और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों के बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। चलिए अब आपको यह बता दिया जाए कि इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, इंटरऑपरेबिलिटी जो है वह विभिन्न प्रणालियों के बीच संसाधनों के साझाकरण की अनुमति देता है, यानी सोर्सेस को शेयर करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी योजना को प्रोत्साहित किया है। PLISFPI को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक स्तर पर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देना। PLISFPI को 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की कौन सी वी किस्त जारी करने के लिए मंजूरी दी है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने 16वीं चुनावी बॉन्ड की किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जो है वह जारी की गई है। चुनावी बॉन्ड 1 से लेकर के 10 अप्रैल की बिक्री के लिए खुला रहेगा। चुनावी बॉन्ड जो है वह नकदी के एक विकल्प के रूप में बनाया गया है, जिसे जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जो पिछले आम चुनाव या राज्य की विधानसभा के चुनावों में 1% से कम मत प्राप्त कर चुके हैं, चुनावी बॉन्ड के लिए वह भी पात्र होंगे। चुनावी बॉन्ड क्या है? तो देखिए, चुनावी बॉन्ड सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। इस योजना के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड को उस व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है। इसके अलावा भारत में स्थापित कोई इकाई भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है। इसे जारी कौन करता है? तो देखिए, इसे जारी करता है भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा इसे जारी किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री के 16वें चरण में SBI को 1 से लेकर के 10 अप्रैल तक अपनी अधिकृत शाखाओं के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और अनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसकी पात्रता देखिए, तो वे पंजीकृत राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के पूर्व चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त कर चुके हैं, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते हैं। इसकी वैधता कब तक होती है? चुनावी बॉन्ड जारी करने की तारीख से लेकर के 15 कैलेंडर दिनों के लिए मान्य है और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद बॉन्ड जमा किए जाने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 अप्रैल से कितने साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू होगा? तो देखिए, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी वही बातें हैं। 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। और देखिए, 45 से अधिक आयु की श्रेणी के लिए कट ऑफ तारीख जो है वह है 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति। सिस्टम को सरल बनाने के लिए सहरुग्णता क्लॉज को हटा दिया गया है। अब देखिए, अपॉइंटमेंट की बुकिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए खुद को कोविन सिस्टम में पंजीकृत कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण भी उपलब्ध होगा। लोग जो हैं वह किसी भी पहचान पत्र या दस्तावेज के साथ
ऑन साइट पंजीकरण के लिए 3 बजे के बाद अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं। यदि कोई लाभार्थी कोविन पर टीकाकरण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया है तो निजी या सार्वजनिक अस्पतालों में आगे कोई अपॉइंटमेंट लेने की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए टीकाकरण की लागत कितनी है। तो टीकाकरण अभियान सभी 10,000 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चलेगा, लेकिन लाभार्थियों को 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर अपना टीकाकरण कराने के लिए भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अभी तक टीकों का शुल्क तय नहीं किया गया है। देखिए अगर सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण किया जा रहा है, अगर आप वहाँ से टीका लगाते हैं तो वहाँ आपको मुफ्त में टीका लगाएगा, लेकिन अगर आप किसी निजी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल से लगाते हैं तो वहाँ आपको मुफ्त में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि वहाँ आपको भुगतान करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अभी तक टीकों का शुल्क जो है वह तय नहीं किया गया है। तो ये है आज का डेली करंट अफेयर्स। आज का डेली करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।